जब आप मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिलेंडरनेस रेशियो आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो है वो कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती है। जहाँ पे मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 96.77 है। इसको हम 200 से कंपेयर करेंगे, अगर तो 200 से कम है तो ओके है। उसके बाद हम ये के की डिटरमिन जी के की वैल्यू 1 क्यों लिए सर? क्योंकि पिन कनेक्टेड एंड्स हैं। हमने जो है वो टेबल के अंदर जो वो स्टडी किया था, मेरे ख्याल में जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 यस सर। उसके अंदर टेबल पड़ा था। उसके अंदर पिन कनेक्टेड एंड्स के लिए के की वैल्यू, के डिज़ाइन की वैल्यू जो है वो 1 थी। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे बकलिंग इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। उसके लिए हमारे पास जो डिवाइडिंग पॉइंट है इलास्टिक और इन इलास्टिक के दरमियान वो ये है 4.71 ई ओवर एफ बाई। इस पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके। ठीक है, ए 992 स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ था वो 50 के एस है ये। तो वैल्यू पुट करके आप जो है ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो के साथ। सिलेंडरनेस रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो इस वैल्यू से कम है। ठीक है, इस वैल्यू से कम होने का मतलब है कि जो बकलिंग है वो इन इलास्टिक है, मीन्स इस रेंज के अंदर है। ठीक है, अगर 4.71 से कम है के एल वैल्यू तो इस रेंज के अंदर है। और हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन, इन इलास्टिक बकलिंग वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एफ ई कैलकुलेट कर लें। एफ ई हम जो इधर इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। एफ ई कैलकुलेट करने के बाद जो एफ सी आर की रिस्पेक्टिव वैल्यू जो कि सॉरी इक्वेशन है जो कि इन इलास्टिक रेंज के लिए है वो यूज़ करेंगे। उसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो वो एफ सी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल स्ट्रेंथ का फार्मूला है एफ सी आर ए जी। एफ सी आर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ग्रॉस एरिया आपको मैनुअल से मिल जाएगा। मैनुअल से आप डब्ल्यू 14/74 का एरिया, ग्रॉस एरिया जो वो ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास नॉमिनल स्ट्रेंथ आ जाएगी। नॉमिनल स्ट्रेंथ को हम 5C से मल्टीप्लाई करके डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। एएसडी की केस में जब आपने अलाउेबल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ तक प्रॉब्लम सेम होगा, नॉमिनल कैपेसिटी तक। नॉमिनल कैपेसिटी के बाद आप जो है वो ओमेगा सी से डिवाइड करेंगे नॉमिनल कैपेसिटी को, तो आपके पास जो है वो अलाउेबल स्ट्रेंथ आ जाएगी एएसडी के केस में। ठीक है, तो इस तरह से ये आप किसी भी कंप्रेशन मेंबर की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल आर वाई इज लेस देन आर एक्स एंड देयर इज एक्सेस स्ट्रेंथ इन द एक्स डायरेक्शन। अब चूंकि हमने स्लेंडरनेस रेशियो के अंदर जो मैक्स मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो यूज़ करना है। आर वाई कम है आर एक्स से, इसका मतलब है कि आर वाई यूज़ हो रहा है। जो आर वाई वाली स्ट्रेंथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो आर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस स्ट्रेंथ है वो यूज़ नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि वो एक किस्म के एक्सेस है जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें। आर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेस स्ट्रेंथ है वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करें जिसकी आर एक्स और आर वाई जो इक्वल हों या इनकी वैल्यूज़ जो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, करीब करीब हो, तो वो सेक्शन जो वो इकोनॉमिकल होता है कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। तो हम जो वो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए प्रेफर करते हैं कि ऐसा सेक्शन यूज़ करें जो जिसका आर एक्स और आर वाई जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। जितनी वैल्यूज़ क्लोज होंगी आर एक्स और आर वाई की उतना ही सेक्शन जो वो इकोनॉमिकल होगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चरल जो स्क्वायर ट्यूब्स हैं, हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स, स्क्वायर शेप्स, वो जो मोस्ट एफिशिएंट शेप्स हैं। अगर जो बकलिंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास बीम कॉलम्स होंगे जिसके अंदर ऐसे कॉलम जिनके अंदर बेंडिंग मोमेंट भी जो वो प्रेजेंट होती है, उस केस में हम जो वो डब्ल्यू सेक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कॉलम जिसके ऊपर प्योरली एक्सियल लोड हो, उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट जो वो अप्लाई ना हो रही हो, उस केस में हम ऐसा सेक्शन जो वो प्रेफर करेंगे जिसके आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ सेम हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोकल स्टेबिलिटी। The strength corresponding to any buckling mode cannot be developed, however, if the elements of the cross section are so thin that local buckling occurs.
अभी हमने जो स्ट्रेंथ की कॉलम स्ट्रेंथ की इक्वेशंस पढ़ी हैं, जिसमें एलर इक्वेशन थी और टेंजेंट मॉडल्स इक्वेशन थी, उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई किया था और एएससी की इक्वेशंस पढ़ी थी इलास्टिक बकलिंग और इन इलास्टिक बकलिंग के लिए। वो उस उनसे जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो तभी कॉलम प्रोवाइड करेगा जो अगर वो लोकली स्टेबल है। मीन लोकली स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी लोकल पॉइंट पे, किसी एक लोकलाइज्ड पॉइंट के ऊपर जो है वो बकल नहीं कर रहे हैं, वो इतने थिन नहीं है कि लोकली बकल कर जाएं। लोकल बकलिंग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में जो आप उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इज ए लोकलाइज्ड बकलिंग और रिंकलिंग एट एन आइसोलेटेड लोकेशन। किसी एक पॉइंट पे ओवरऑल कॉलम जो है वो स्ट्रेट है, बकल नहीं कर रहा, लेकिन एलिमेंट जो है वो कोई एक फ्लैंज या वेब जो है वो किसी लोकलाइज्ड पॉइंट के ऊपर जो वो बकल कर गया। इफ इट ऑकर्स द क्रॉस सेक्शन इज नो लॉन्गर फुली इफेक्टिव। अगर लोकल बकलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है तो जो हमने इक्वेशन से जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया कॉलम वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, फ्लैंज के अंदर लोकल बकलिंग इस तरह से हो सकती है, इस तरह आपको फिगर में नजर आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रेट है, जो क्रॉस सेक्शन मेंबर है वो स्ट्रेट है, लेकिन एक एलिमेंट जो कि फ्लैंज है वो एक पॉइंट से जब बकल कर गया है। एक्चुअल फिगर में अगर आप देखें ये बेसिकली लोकल बकलिंग है। फ्लैंज जो है वो एक पॉइंट के ऊपर जब वो बकल कर गया, ओवरऑल जो मेंबर है वो स्ट्रेट है। यहाँ पे ये तो बीम है, ठीक है, लेकिन कॉलम के अंदर भी इसी तरह की जो बकलिंग है, लोकल बकलिंग वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर इस तरह का फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं जिससे हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहती। मेंबर जो है वो उतनी स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। लोकल बकलिंग वेब के अंदर इस तरह से हो सकती है। ओवरऑल बीम जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन जो वेब है वो बकल कर गया, तो इस केस में भी ये फुल कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा ये क्रॉस सेक्शन। ये भी बीम के लिए है, कॉलम के लिए भी इसी तरह से जो है वो वेब जो है वो बकल कर सकता है। तो इस तरह से जो लोकल स्टेबिलिटी है वो भी हमने चेक करनी है। अगर क्रॉस सेक्शन लोकली स्टेबल नहीं है तो जो हमने स्ट्रेंथ की इक्वेशंस पढ़ी हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके, हम लोकल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम जो है वो हम डिफरेंट शेप्स को सेपरेटली कंसिडर करते हैं। आई एंड एच शेप्ड क्रॉस सेक्शंस विद थिन फ्लैंजेस और वेब्स आर ससेप्टेबल टू दिस phenomena and their use should be avoided whenever possible। आई शेप्स या एस शेप्स के जो कि जिसमें शॉर्ट फ्लैंज एस शेप्स हैं या डब्ल्यू शेप्स हैं या ऐसी बिल्ट अप शेप्स हैं जिनकी शेप क्रॉस सेक्शन जो एच या आई की फॉर्म में होता है। मींस ऐसी शेप जो जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लैंजेस और वेब्स होते हैं, क्योंकि वेब के दोनों एंड्स के ऊपर फ्लैंजेस कनेक्टेड होते हैं, उनको हम आई या एस शेप्स कहते हैं, जिसके अंदर डब्ल्यू शेप भी आ जाती हैं, एस शेप्स भी आ जाती हैं, जो बिल्ट अप शेप्स भी हैं। तो अगर लोकल इंस्टेबिलिटी या लोकल बकलिंग जो वो का फनामना जो है वो उसके वेब्स के अंदर या फ्लैंजेस के अंदर है, तो हम उनका यूज़ जो है अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो फुल कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। अदरवाइज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन बाय एएससी स्पेसिफिकेशंस मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर हम ऐसे सेक्शन को यूज़ करना भी चाहते हैं जो एएससी इक्वेशन से जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं उसको हमने रिड्यूस करना पड़ेगा। The measure of this susceptibility is the width to thickness ratio of each cross section element। ओके, अब लोकल बकलिंग को हम जो वो मेजर किस तरह से करेंगे, हम ये चेक किस तरह से करेंगे कि लोकल बकलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं। उसके लिए हम एलिमेंट्स जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो आगे हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लोकल स्टेबिलिटी के लिए हम जो वो दो तरह के एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, अनस्टिफेंड एलिमेंट्स और स्टिफेंड एलिमेंट्स। अनस्टिफेंड एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक एज पे सपोर्टेड हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, और स्टिफेंड एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दोनों एजेस पे सपोर्टेड होते हैं। स्टिफेंड और अनस्टिफेंड एलिमेंट्स की इलस्ट्रेशन जो वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे इस फिगर में लेफ्ट साइड पे आपको डब्ल्यू सेक्शन जो वो नज़र आ रहा है। इसका अगर आप फ्लैंजेस को देखें तो फ्लैंजेस एक पॉइंट के ऊपर जो वो कनेक्टेड हैं, दूसरे एज के ऊपर जो वो फ्री हैं। ये फ्लैंज का ये प्रोजेक्शन आप यूज़ कर कंसिडर करते हैं या अपोजिट साइड पे, तो एक एज जो है वो फ्री है, दूसरा एज जो है वो कनेक्टेड है वेब के साथ।
तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक एज जो है वो कनेक्टेड हो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम अनस्टीफेंड एलिमेंट कहते हैं। इस तरह एंगल सेक्शन की दोनों लेग्स जो हैं वो एक एज के ऊपर कनेक्टेड हैं, दूसरे एज के ऊपर ये फ्री हैं। तो ये दोनों लेग्स जो हैं ये भी अनस्टीफेंड एलिमेंट्स हैं। और जो वेब है वेब दोनों एंड्स पे जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो एलिमेंट दोनों एंड्स पे कनेक्टेड होते हैं वो उनको हम स्टीफेंड एलिमेंट कहते हैं। तो हम स्टीफेंड और अनस्टीफेंड एलिमेंट्स की जो लोकल स्टेबिलिटी है वो सेपरेटली चेक करते हैं। वो किस तरह से चेक करते हैं उसका मेथड जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे अनस्टीफेंड और स्टीफेंड एलिमेंट्स की समझ लग गई आप सबको जी? क्वेश्चन है क्या आपका अब्दुल यस वहीद? सर। जी जी क्वेश्चन है या इस स्लाइड के अंदर किसी का तो पूछ ले। स्टीफेंड और अनस्टीफेंड एलिमेंट्स में डिफरेंस समझ लग गया सबको? सर दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। ओके, स्टीफेंड एलिमेंट अनस्टीफेंड एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि एक एज पे सपोर्टेड हो, मींस एक एज पे कनेक्टेड हो, दूसरा एज फ्री हो। अनस्टीफेंड एलिमेंट्स के अंदर जो फ्लैंजेस हैं वो अनस्टीफेंड एलिमेंट्स हैं, इनका एक एज जो है वो फ्री है। इस तरह ये एज जहाँ पे मैं जो माउस जो वो मूव कर रहा हूँ ये एज फ्री है, इसी तरह दूसरे फ्लैंज के ये एज भी फ्री है। तो जो फ्लैंजेस हैं उनके एज एक एजेस यहाँ पे ये कनेक्टेड हैं, दूसरा एज जो है वो फ्री है, ठीक है। फ्री है यस सर। इन एलिमेंट्स को हम अनस्टीफेंड एलिमेंट्स कहते हैं। या एंगल सेक्शन के केस में देख लें कि जो लेग्स हैं वो उन लेग्स दोनों लेग्स का एक एज कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्टेड हैं, लेकिन जो दूसरे एजेस हैं ये वाले ये फ्री हैं, ये फ्री ये फ्री अनस्टीफेंड है। एलिमेंट्स हैं। और अगर वेब को कंसिडर करते हैं आप डब्ल्यू सेक्शन के, तो वेब जो है वो इस एज पे भी कनेक्टेड है और इस एज के ऊपर भी कनेक्टेड है, ये स्टीफेंड एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों एजेस पे कनेक्टेड होंगे वो स्टीफेंड एलिमेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट सिर्फ एक एज पे कनेक्टेड होंगे वो अनस्टीफेंड एलिमेंट्स होंगे। Limiting value of cylinders width to thickness ratios are given in AASC B4 classification of sections for local working। AASC specification का जो चैप्टर नंबर B है उसकी हेडिंग B4 के अंदर जो है वो विड्थ और थिकनेस रेशियोज की जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। बेसिकली हम चेक किस तरह से करते हैं लोकल स्टेबिलिटी को चेक हम इस तरह से करते हैं कि हम मेंबर्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो से कंपेयर करते हैं। अगर तो एक्चुअल विड्थ टू थिकनेस रेशियो की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाए इट मीन्स वो लोकली अनस्टेबल है, उसके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस हैं। और अगर विड्थ टू थिकनेस रेशियो जो वो कम है लिमिटिंग वैल्यू से, तो जो सेक्शन एलिमेंट है वो लोकली स्टेबल है, उसके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस नहीं है। अब ये एक्चुअल विड्थ और थिकनेस रेशियोज कैसे कैलकुलेट करनी है और लिमिटिंग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो देखेंगे। यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड एलिमेंट्स के केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो है, सॉरी जो स्ट्रेंथ है, वो अगर शेप जो वो सिलेंडर एलिमेंट्स हैं, शेप के अंदर कोई भी एलिमेंट सिलेंडर है तो हम स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे। जो हमने प्रीवियस इक्वेशन से जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी उसको हम रिड्यूस करके यूज करेंगे। सिलेंडर एलिमेंट्स का मतलब यह है कि वो एलिमेंट जिनकी जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो से ज़्यादा हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को हम सिलेंडर एलिमेंट्स कहेंगे। तो अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको रिड्यूस करेंगे, हम जो स्ट्रेंथ है उसको मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे। मोस्टली हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सेक्शंस को अवॉइड करें जिसके अंदर सिलेंडर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे हमारे पास ऑप्शन और चॉइस होगा, हम हमारी मर्जी है कि हम कौन सा सेक्शन जो वो सिलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सिलेंडर एलिमेंट्स जो है वो ना हो। ओके, विड्थ टू थिकनेस रेशियो को हम जब लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो एक्चुअल विड्थ टू थिकनेस रेशियो है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। हम हर एलिमेंट के लिए लैम्डा की वैल्यूज जो है वो विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस से कैलकुलेट करेंगे। अब विड्थ डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसी तरह थिकनेस भी डिफरेंट होगी, वो हम देखेंगे किस तरह से हमने लेनी है विड्थ और थिकनेस। और जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको हम लैम्डा आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू है उसको हम लैम्डा आर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हाँ लैम्डा की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा है तो इसका मतलब है शेप सिलेंडर है, उसके अंदर बकलिंग के चांसेस जो है वो लोकल बकलिंग के चांसेस जो है वो हैं। अगर लैम्डा लैम्डा आर से कम है तो इसका मीन शेप जो है वो नॉन सिलेंडर है, मीन उसके अंदर जो लोकली स्टेबल है उसके अंदर लोकल बकलिंग के चांसेस नहीं है। For H and I shapes, the projecting flange is considered to be an unstiffened element. सर आपको मैंने पहले बताया कि जो I और H shapes के क्रॉस सेक्शंस हैं उनकी जो फ्लैंजेस हैं वो उनको हम अनस्टिफेंड एलिमेंट कैलकुलेट कंसिडर करते हैं। तो फ्लैंजेस के लिए जब आप लैम्डा कैलकुलेट करना है आपने मींस विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करनी है, वो जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है फ्लैंज का उसकी विड्थ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिगर में देख लें, ये प्रोजेक्टिंग पोर्शन है मींस सेंटर से एज तक का जो डिस्टेंस है ये विड्थ होगी, बी की वैल्यू होगी। बस ठीक है, मैं लेक्चर लेके आ ओके। जो बी की वैल्यू है फ्लैंजेस के लिए वो सेंटर से, सेंटर ऑफ द फ्लैंज से आउटर एज तक लेगी। मींस एक जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है इसकी लेंथ जो है वो हम बी का लेंगे, ठीक है, और जो थिकनेस है फ्लैंज की वो टी होगी। तो जो बी है ये प्रोजेक्टिंग पोर्शन की विड्थ है, इसको हम जो मैनुअल है उसके अंदर बी की वैल्यूज गिवन नहीं है, वहाँ पे टोटल विड्थ गिवन है फ्लैंज की। जो ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर टोटल जो विड्थ है इस फ्लैंज की, ये वाली विड्थ बी सबस्क्रिप्ट एफ के कॉलम के अंदर जो है वो गिवन है, बी एफ के कॉलम में जो वो गिवन है। तो बी कैलकुलेट करने के लिए हम बी एफ बाई 2 से जो है वो बी को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम डायरेक्टली जो है वो रिप्लेस कर देते हैं बी को बी एफ बाई 2 से तो हमारे पास जो है वो ये फार्मूला आ जाता है लैम्डा का फ्लैंज के लिए। फ्लैंज के लिए बी एफ ओवर 2 टी एफ से आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इस फार्मूले से आप लैम्डा आर कैलकुलेट करेंगे। आप लैम्डा को लैम्डा आर से जो वो कंपेयर करेंगे, अगर तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से ज़्यादा है तो लोकल बकलिंग के चांसेस हैं, और अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से कम है तो लोकल बकलिंग के चांसेस जो है वो नहीं है। इसी तरह वेब्स के लिए जो है वो हम एच ओवर टी डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा जो है वो विड्थ टू थिकनेस रेशो एच ओवर टी डब्ल्यू से कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो एच है वो जो दो फ्लैंजेस की रूट्स हैं जहाँ पे वेब कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। फिगर के अंदर आप देख लें तो ये जिस पॉइंट के ऊपर वेब जो फ्लैंजेस से कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये एच है, और जो वेब की थिकनेस है वो टी डब्ल्यू है। तो इस तरह से आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे एच ओवर टी डब्ल्यू से वेब के लिए, और जो लैम्डा आर की वैल्यू है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आप लैम्डा को लैम्डा आर से कंपेयर करेंगे। Stiffened and unstiffened elements of various cross-sectional shapes are illustrated below. Next जो टेबल है उसके अंदर डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं उनके जो लैम्डा और लैम्डा आर की वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो जो है हम देख लेते हैं टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर ये बेसिकली AIS की स्पेसिफिकेशंस के चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये टेबल गिवन है, टेबल नंबर B 4.1A, जो कि विड्थ टू थिकनेस रेशियोज फॉर कंप्रेशन एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन। ऐसे मेंबर्स जो जिनके अंदर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस हैं उनके लिए जो कंप्रेशन एलिमेंट्स की विड्थ और थिकनेस रेशियोज कैलकुलेट करने का तरीका जो इस टेबल के अंदर बताया गया। जो पहला पोर्शन है टेबल का उसके अंदर अनस्टिफेंड एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया। अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर जो केस 1 है वो फ्लैंजेस हैं रोल्ड आई शेप्स सेक्शंस के, प्रोजेक्टिंग प्लेट्स हैं, और जो आउटस्टैंडिंग लेग्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। मीन पहला जो केस उसको देख लें फ्लैंजेस ऑफ रोल्ड आई शेप्स। ये फर्स्ट फिगर के अंदर जो आपको रोल्ड शेप नज़र आई शेप नज़र आ रही है इसके जो फ्लैंजेस हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि फ्लैंज के सेंटर से एज तक का डिस्टेंस है और टी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। तो बी जो है वो बी एफ बाई 2 से आप कैलकुलेट करेंगे और फिर बी ओवर टी रेशो आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये लैम्डा की वैल्यूज है, इस कॉलम के अंदर लैम्डा की वैल्यूज हैं सारी, और ये कॉलम लैम्डा आर का कॉलम है। लैम्डा आर आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है इसके अंदर वो प्लेट्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम रोल्ड आई शेप्स। इस तरह ये सेकंड फिगर आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आई शेप के वेब के साथ एक प्रोजेक्टिंग प्लेट जो वो अटैच की गई है। तो इस तरह की प्लेट
अगर के लिए आपने लोकल बकलिंग चेक करनी है तो आप बी इस प्लेट की विड्थ लेंगे और टी जो वो थिकनेस लेंगे और बी ओवर टी कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह जो डबल एंगल शेप्स हैं, अगर दो एंगल्स को ज्वाइन करके बैक टू बैक जो वो ज्वाइन करके कोई क्रॉस सेक्शन बनाया गया तो इस केस में जो बी है वो एक लेग की जो प्रोजेक्टिंग लेग है उसकी विड्थ है, जो लेग कनेक्ट की गई है उसको हम नहीं लेना, जो प्रोजेक्टिंग लेग है उसकी विड्थ और थिकनेस। उसके बाद जो चैनल शेप है, ठीक है, चैनल सी शेप का फ्लैंजेस, टोटल फ्लैंज की टोटल विड्थ और थिकनेस, और जो टी शेप के फ्लैंज है उसकी सेंटर से एज तक, जिस तरह हमने यहाँ पे इस फ्लैंज की विड्थ ली थी इसी तरह टी शेप के फ्लैंज की भी विड्थ लेंगे। ये दूसरा केस है फ्लैंजेस ऑफ बिल्ट अप आई शेप्ड सेक्शंस एंड प्लेट्स आर एंगल्स लेग्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम बिल्ट अप आई शेप्ड सेक्शंस फ्लैंजेस ऑफ बिल्ट अप शेप आई शेप्स। बिल्ट अप शेप्स हैं अगर आई शेप है या एच शेप की जो बिल्ट अप शेप्स हैं, मींस बिल्ट अप शेप्स का मतलब है कि जो फ्लैंजेस और वेब्स हैं वो सेपरेट प्लेट्स को कनेक्ट करके जो वो बिल्ट अप शेप बनाई गई है। इसका मतलब है कि ये एक प्लेट है वेब के तौर पे यूज हो रही है, दो प्लेट्स जहाँ वो फ्लैंजेस के तौर पे इसको कनेक्ट करके जो वो बिल्ट अप शेप बनाई गई। इस केस में जो बी है वो सेम वही होगी जो इस केस में थी, लेकिन जो लैम्डा आर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड केस लेग्स ऑफ सिंगल एंगल्स, लेग्स ऑफ डबल एंगल्स विद सेपरेटर्स एंड ऑल अदर अनस्टेफन्ड एलिमेंट्स। सिंगल एंगल्स की लेग्स इस शेप में आपको नजर आ रहा है, बी और टी जो है वो आप जो ड्रा हुई की हुई है शेप में तो वो आप डायमेंशन लेंगे। और अगर डबल एंगल्स सेपरेटर्स के साथ आई मीन दोनों लेग्स के दरमियान डिस्टेंस है सेपरेट, सेपरेटर्स के थ्रू जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया गया है तो उस केस में भी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और जो अनस्टेफन्ड एलिमेंट्स हैं, कोई भी अनस्टेफन्ड एलिमेंट जिसका एक एज जो है वो फ्री है दूसरे एज कनेक्टेड है तो उसके लिए आप ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे लैम्डा आर का, और बी जो है वो यहाँ पे इन एग्जाम्पल के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ केस में स्टेम्स ऑफ टी सेक्शन की जो स्टेम है ये वाला पोर्शन जो कि वेब के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोर्शन है उसके लिए आप डी ओवर टी रेशियो कैलकुलेट करेंगे लैम्डा के लिए। डी जो है वो टोटल डेप्थ है फ्लैंजेस के आउटर फेस से टोटल डेप्थ, और लैम्डा आर की वैल्यू 0.75 है। तो इस तरह से आप अनस्टेफन्ड एलिमेंट्स के लिए विड्थ टू थिकनेस रेशियोज लैम्डा और लैम्डा आर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके नेक्स्ट जो पोर्शन है टेबल का उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे, और जो इससे रिलेटेड थैंक यू एग्जाम्पल सर। लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक जो हम लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके सर, आपके थैंक यू। क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एड्रेस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। मेहरबानी सर। थैंक यू सर। बोलो इनसे मिलिए। इनसे कोई नहीं मिलता। पूरे लेक्चर में हमें हिजबुल्लाह की थैंक यू सुनने के लिए बैठे थे।